हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आर्टिकल 32 तक हमने पढ़ाई कर ली थी, रिट वगैरह समझ लिया था, 5 तरह के रिट कैसे कैसे होते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या अंतर है, क्या सुप्रीम कोर्ट को जो रिट अधिकारिता मिली हुई है, रिट की शक्ति मिली हुई है, क्या दूसरे न्यायालयों को दी जा सकती है, या फिर फंडामेंटल राइट्स के अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट को अन्य मामलों में भी रिट की शक्ति दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी पिछली क्लास में। अब मूल अधिकार में जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है आर्टिकल 33, 34, 35। आपको पता है 14 से 32 तक पूरा मूल अधिकार तो 12 से 35 तक है, लेकिन इफेक्टिव पार्ट जो है, जो मूल अधिकारों की बात करता है, वो 14 से 32 तक ही है। 12, 13 हमने उधर देखा था, राज्य की परिभाषा और जहां से हम जुडिशियल रिव्यू को निकालते हैं, और इधर 33, 34, 35 ये मूल अधिकार के इफेक्टिव वाले पार्ट नहीं है, लेकिन सबको समझना है। तो 33 में देखिए क्या कह रहा है, सीधी सी बात समझिए। आप कहेंगे कि सभी को मूल अधिकार है, तो क्या वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है मूल अधिकारों में, क्या मिलिट्री के किसी व्यक्ति को दी जा सकती है? मान लीजिए कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है पाकिस्तान पर, और यह सूचना मिलिट्री के टॉप लेवल के लोगों के पास पहले से ही मिल गई है कि आज रात 12 बजे सर्जिकल स्ट्राइक होनी है। अगर किसी व्यक्ति ने, मिलिट्री के किसी उस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कहा कि ये तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है मेरे, कि मैं बोल सकता हूं, और उसने बता दिया, या फिर उसने कोई आर्टिकल लिख दिए, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में उसके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से पूरे देश पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए जो मूल अधिकार हैं आर्टिकल 33 में बताए गए हैं कि कुछ मामलों में कुछ खास नौकरियों में काम कर रहे लोग, नियोजित लोग, उनके लिए संसद चाहे तो उसको कम कर सकती है, यह तय कर सकती है कि उनके अधिकार किस हद तक विस्तारित होंगे। तो ये कौन कौन से हैं, यही हमें समझना है। आर्टिकल 33 कहता है कि संसद विधि द्वारा कानून बनाकर, कौन करेगा तय? संसद विधि द्वारा तय करेगी, यानी इसके लिए कानून बनाएगी। और कानून बनाकर क्या क्या तय करेगी? पहली बात कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल में काम करने वाले लोग हैं, सशस्त्र बलों में काम करने वाले लोग हैं, दूसरी बात, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन पर भार दिया गया है, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो काम कर रहे हैं, बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन फोर्सेस पर है, जैसे कि पुलिस। और तीसरी बात, इंटेलिजेंस में जो लोग काम कर रहे हैं या काउंटर इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, आसूचना या प्रति आसूचना में काम कर रहे हैं, जैसे रॉ, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस इत्यादि में काम करने वाले लोग। चौथी बात, इन सब के बीच में जो दूरसंचार के माध्यम से कनेक्शन हो रहा है, तो इनके लिए जो दूरसंचार प्रणाली है, दूरसंचार प्रणाली, और इनमें काम करने वाले जो लोग हैं, क्या इनको भी आप ही के बराबर मूल अधिकार देना चाहिए, या ये इतने सेंसिटिव जगह पर हैं कि अगर इन्होंने अपने मूल अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी? तो आर्टिकल 33 यही कहता है कि ठीक है, मूल अधिकार आर्टिकल 32 तक बताए गए हैं, लेकिन भाई सबको नहीं मिल सकते ना उसी मात्रा में। तो जो सशस्त्र बल में काम करने वाले लोग हैं, जो आर्मी में काम कर रहे हैं, नेवी में काम कर रहे हैं, एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, जो लोक व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन फोर्सेस पर है उनमें काम कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस फोर्स है, जो लोग इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं,
और इन सब के बीच में जो दूरसंचार की व्यवस्था है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, संसद विधि द्वारा तय करेगी कि इनके अधिकारों को किस हद तक रखा जाए, किस हद तक रखा जाए। ठीक है, यानी संसद के कानून के द्वारा यह तय होगा। तो सबके लिए कानून बने हुए हैं, आर्मी एक्ट बना हुआ है, ठीक है, पुलिस एक्ट बना हुआ है, पुलिस मैनुअल है, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ हैं। तो आइए एक बार देख लीजिए यही बातें कैसे लिखी गई हैं आर्टिकल 33 में। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, चेंजेस करने की संसद की शक्ति। संसद कानून बनाकर विधि द्वारा यानी साधारण बहुमत से कानून बनाकर यह तय कर सकेगी कि इस भाग द्वारा जो दिए गए अधिकार हैं उसमें से कोई सशस्त्र बल के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले फोर्सेस के सदस्यों को या इंटेलिजेंस वगैरह में काम करने के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को या क से ग तक निर्दिष्ट किसी भी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित जो दूरसंचार प्रणाली है या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को, यानी उस दूरसंचार प्रणाली में काम कर रहे लोगों को संसद कानून के द्वारा तय करेगी कि जो अधिकार मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स में से, उन अधिकारों में से कोई भी लागू होने में किस विस्तार तक उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन हो और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बताता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा वो नागरिकों और व्यक्तियों के लिए तो बताया गया है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं पुलिस फोर्स में, जो लोग आर्मी में काम कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं या टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, इन सब के लिए उनके लिए संसद अपने कानून में तय करेगी कि इनको कोई भी अधिकार किस हद तक रेस्ट्रिक्ट किया जाए या फिर जरूरत पड़े तो हटाना भी पड़े तो हटाया जा सके, ये संसद के हाथ में है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर आ जाइए आर्टिकल 34 कहता है मार्शल लॉ के बारे में, सैन्य कानून के बारे में, कि जब किसी क्षेत्र में सैन्य विधि लागू हो, ठीक है, मार्शल लॉ लागू हो, उस समय इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर किस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। इसका मतलब तय है कि जैसे 33 में बात की गई है कि भाई सबको अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन पुलिस फोर्स, आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह के जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम करने वाले लोगों के अधिकारों को संसद कानून बनाकर रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। उसी तरीके से जिस समय ऐसी स्थिति हो जाए कि देश में सेना का कानून लागू हो, सैन्य विधि लागू हो, तो जैसे ही सैन्य विधि लागू होता है तो क्या होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, नागरिक प्रशासन जो है वो सस्पेंड हो जाता है। सिविल प्रशासन ही लिखिए, सिविल तो आजकल हिंदी ही है, इसको निलंबित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई आपके आईएएस, आईपीएस जो हैं, डीएम, एसपी, इनके हाथ में अब प्रशासन नहीं रहेगा, बल्कि सेना के डायरेक्ट हाथ में प्रशासन रहेगा। तो कोई भी सैन्य विधि लागू है उस समय इस भाग के अधिकारों पर किस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगेगा, ये आर्टिकल 34 बताता है। तो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, मतलब आपने 12 से 35 तक में अभी तक 33 तक जो भी बातें पढ़ी, उनके होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है कि संघ या राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सैन्य विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, अदिष्ट समाहरण या किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी। कहने का मतलब यह है कि जब मार्शल लॉ लागू रहेगा तो मार्शल लॉ लागू करने के बाद, मार्शल लॉ लागू होने के बाद
सेना विधि के अधीन जो भी दंडादेश होंगे, जो भी दिए गए दंड होंगे, उन सबको संसद अपने कानून से विधि मान्य बना सकेगी। दूसरी बात, उस समय किए गए किसी भी कृत्य के लिए कॉम्पनसेट कर सकेगी, क्षतिपूर्ति कर सकेगी उसका, वो बेशक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अधिकारों पर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि राज्य की सेवा में या फिर संघ की सेवा में कोई भी अगर काम कर रहा है और सेना विधि लागू है, उस समय या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी, कॉम्पनसेट कर सकेगी। मान लीजिए कि ऐसी कोई स्थिति आ गई जिसमें कुछ नुकसान हो गया तो उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा, और सैन्य विधि के अधीन जो भी दंडादेश हैं, दंड हैं, इन सबको विधि मान्य कर सकेगी संसद अपने कानून के द्वारा। तो ये आर्टिकल 34 रेस्ट्रिक्शन बताता है। 35 क्या कहता है? 35 कहता है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने के बारे में बात करता है। अब देखिए, इस भाग में आपने कई जगह देखा कानून बनाने की जरूरत है। जैसे अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अगर आपसे कहा जाए अस्पृश्यता का अंत किया जाता है तो क्या ये खुद से अंत हो जाएगा या कानून बनाना पड़ेगा? मैंने उस समय बताया था कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, बल्कि कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बताया नहीं गया है ना कि अस्पृश्यता किसे कहेंगे। ये बताया नहीं गया है कि अस्पृश्यता के आधार पर क्या दंड होगा, किस चीज को मानेंगे, कौन से कृत्य को मानेंगे कि अस्पृश्यता है। तो उसके लिए एक्ट बनाना पड़ता है, और एक्ट बनाया भी गया है। तो कह रहे हैं कि संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ संसद को शक्ति होगी। किन किन मामलों में? जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16(3). 16(3) क्या है? जब हमने पढ़ा था 16 आर्टिकल 16, तो 16(3) में हमने क्या देखा था? डोमिसाइल, सरकारी नौकरियों में अगर डोमिसाइल की शर्त रखनी हो तो हमने क्या देखा था? ये सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बनाकर ही ऐसा कर सकती है। किसी राज्य के विधानमंडल में संविधान ने पावर नहीं दिया है कि राज्य की सरकारी नौकरी में वो ऐसा कर सके कि अपने विधानमंडल से कानून बना के इसको घोषित कर दे कि हमारे यहाँ इतने % डोमिसाइल की जरूरत है। ये कौन करेगा? सरकारी नौकरियों के मामले में डोमिसाइल के लिए शर्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ संसद विधि बना सकती है। तो 16(3) के तहत अगर विधि बनाना हो तो सिर्फ संसद बना सकती है, राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 32 का 3 कल ही पढ़ा है हमने, देखिएगा 32(3) में क्या है। अनुच्छेद 33 जो हमने आज अभी पढ़ा, आर्मी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए, दूरसंचार, उनसे जो जुड़े हुए दूरसंचार के कर्मचारी हैं, उनके राइट्स को किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करना है, कितना करना है या फिर हटाना है, ये तय करने के लिए संसद कानून बना सकती है, तो वो कानून हो। या 34 मार्शल लॉ के अधीन जो संसद को ताकत है कि वो विधि बनाकर कॉम्पनसेट कर सकती है या फिर विधि मान्य घोषित कर सकती है। इन सब के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति है। संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, क्योंकि यहां रिक्वायरमेंट है। आपने पढ़ा है जब फंडामेंटल राइट, तो यहां रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है कि संसद यहां विधि बनाकर ऐसा काम करेगी। तो इन सब के लिए संसद को ही शक्ति है, राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं है। फिर क्या कह रहा है? ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 17 में हमने देखा अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अपराध माना जाएगा। आर्टिकल 23, 24 में हमने देखा बलात्श्रम अगर कराएंगे, बेगार कराएंगे तो फिर उसको क्या कहेंगे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराएंगे तो फिर वो अपराध की कैटेगरी में है। तो उसका आर्टिकल के लिए, इस आर्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए संसद को विधि बनाना पड़ेगा। तो संसद को विधि बनाने की शक्ति, तो संसद को शक्ति है, राज्य के विधानमंडल को नहीं है। 16(3) के बारे में हो, 32(3) के बारे में हो, ठीक है। 32(3) क्या कहता है? अगर ये रिट जारी करने की शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट की है, इसको अन्य अदालतों को भी देना है तो संसद कानून बना के ऐसा कर सकती है। तो संसद को कानून बनाना पड़ेगा। फिर 34 के बारे में है, 33 के बारे में है, और 17, 23 इत्यादि के बारे में जहां अपराध घोषित किया गया है। इन सभी कार्यों के लिए कौन कानून बना सकता है? संसद कानून बना सकती है, राज्य के विधानमंडल नहीं बना सकते हैं कानून। फिर क्या कह रहा है कि संसद विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात जितनी जल्दी हो सके ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में विनिर्दिष्ट हैं, यानी कि जो अपराध घोषित किए गए हैं, उनके लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। इसका मतलब कि ये अप टू संसद की इच्छा पर नहीं है,
आर्टिकल 17-23 के मामले में संसद विधि बनाएगी क्योंकि वहां दंड विहित करना है। ख देखिए, कह रहा है खंड क के यानी क के 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या खंड के उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि, यानी जो ऑलरेडी ऐसे कानून बना हुआ है, ये तो है कि संसद ऐसा विधि बनाएगी, संसद बना सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा कानून ऑलरेडी है, तो प्रवृत्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में संविधान प्रारंभ से ठीक पहले से लागू थी, उनके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों, इसको छोड़ दीजिए, ये तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन ना कर दिया जाए, उसमें चेंज ना कर दिया जाए, उसको रिपील ना कर दिया जाए या संशोधन ना कर दिया गया। तो अब 35 को अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो देख लीजिए। 35 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 35 में क्या कह रहा है कि संसद को विधि बनाने की शक्ति है, संसद को विधि बनाने की शक्ति है। राज्य के विधानमंडल को नहीं है, राज्य के विधानमंडल को नहीं है, नहीं। किन किन मामलों में भाई, कह रहा है 16(3). 16(3) मतलब डोमिसाइल से संबंधित, सरकारी नौकरी में डोमिसाइल, सरकारी नौकरी में डोमिसाइल। फिर कह रहा है 32(3) सुप्रीम कोर्ट की शक्ति अन्य अदालतों को देना, को देना। फिर कह रहा है 33, अभी जो पढ़ा आपने 34, और ये हो गया एक पार्ट। और कह रहा है कि जहां भी फंडामेंटल राइट्स में अपराध घोषित किए गए क्लॉज हैं, अपराध वाले क्लॉज, 17 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, इन सब में अपराध घोषित किया गया है, तो इसके लिए भी कानून बनाने की शक्ति किसकी है, संसद की शक्ति। तो जो संसद की शक्ति है, तो एक प्रश्न ये आ सकता है कि संविधान लागू होने, ये संसद बनाएगी कानून, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसके लिए तो बनाएगी ही बनाएगी, इसके लिए बना सकती है, अप टू संसद है। लेकिन मान लीजिए कि संविधान के प्रारंभ से पहले, संविधान के प्रारंभ से पहले यदि इन सब के बारे में ऐसे कानून लागू थे, तो क्या होगा, वो तब तक लागू रहेंगे, वो तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद उसमें परिवर्तन ना कर दे, रिपील करना हो तो रिपील ना कर दे, निरसित ना कर दे, संशोधन करना हो तो संशोधन ना कर दे, तब तक वो उसी रूप में लागू रहेंगे। अगर संसद चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकती है। तो ये था आपका आर्टिकल 35। तो यहां तक आपका हो गया फंडामेंटल राइट्स पूरा हुआ। अब आ जाइए अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। 36 से लेकर 51 तक आगे बढ़े उससे पहले ये QR कोड है अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल का, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मूल अंतर फंडामेंटल राइट्स में और DPSP में है वो क्या है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहले जाकर देख लीजिए। फंडामेंटल राइट जब शुरू हुआ था तभी बताया था मैंने। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो आपको पता है 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। इसमें से कुछ ऐसे थे जो प्रवर्तनीय थे फंडामेंटल राइट्स, और कुछ ऐसे भी थे जो गैर प्रवर्तनीय थे।
ठीक है, या गैर न्यायोचित किस्म के थे। और हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक मुख्य अंतर है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के उल्लंघन में आप किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि वो गैर न्यायोचित हैं, यानी न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब आप जाकर क्लेम नहीं कर सकते कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हुआ तो हम जाकर राज्य पर केस कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर 6 साल तक के बच्चों के लिए अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर आर्टिकल 45 प्रोविजन करता है और आपको नहीं मिलता तो आप जाकर केस नहीं कर सकते कि राज्य ने हमारे इस राइट का वायलेशन किया है। फिर एक अंतर तो हमने क्या देखा कि फंडामेंटल राइट क्या है, न्यायोचित है, और डीपीएसपी क्या है, गैर न्यायोचित, वाद्य योग्य नहीं। ठीक, इसी को दूसरी भाषा में इन्फोर्सिएबल कहेंगे तो प्रवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी गैर प्रवर्तनीय है। ठीक है, एक बात तो हमने पहले भी समझ ली थी। तो नेहरू रिपोर्ट में जब फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई तो उसमें 2 तरह के राइट्स थे। फिर 1945 में एक कमेटी बनी, सप्रू कमेटी, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। इसने भी 2 तरह के अधिकारों की बात की, एक प्रवर्तनीय अधिकार और एक गैर प्रवर्तनीय। और फाइनली जब संविधान सभा बैठी तो उसने अधिकारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की, लेकिन सर बीएन राव ने कहा, सर बीएन राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने सुझाव दिया संविधान सभा में, संविधान सभा को सलाह दी, सलाहकार थे ना, कि अधिकारों को 2 कैटेगरी में रखा जाए। सारे अधिकार, इस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि सारे फंडामेंटल राइट्स दे पाए हम। अधिकारों को 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, एक जिसके लिए आप अदालत जा सकें, जो किसी भी हाल में आपसे छीना नहीं जा सके, और दूसरा जिसमें राज्य कोशिश करेगा ऐसा करने की, लेकिन इसके उल्लंघन में ये नहीं कर पाता है अगर राज्य, तो उसके लिए आप कोर्ट ना जा पाए। तो सेम बात है कि भाई एक किस्म के अधिकार हैं जो बनाए जाएं प्रवर्तनीय, जिसको बनाया गया भाग 3 में फंडामेंटल राइट, और दूसरा गैर प्रवर्तनीय जिसको बना दिया गया डीपीएसपी भाग 4 में। तो इस तरह से प्रकट हुआ डीपीएसपी। लेकिन अगर किसी सोर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो सोर्स है इसका डीपीएसपी का आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत में डीपीएसपी आया है। ठीक, अब सवाल यह है कि भाई हमें डीपीएसपी के जो प्रोविजंस हैं, जब अंतर की बात कर रहे हैं तो एक तो है न्यायोचित है और दूसरा गैर न्यायोचित। एक और अंतर क्या हो सकता है? एक और अंतर है कि ज्यादातर जो डीपीएसपी के प्रोविजंस हैं वो नैतिक आदर्श की तरह हैं। नैतिक आदर्श का मतलब क्या हुआ? जैसे मद्यपान निषेध किया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? मद्यपान निषेध किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ कई सारे राज्यों की पूरी इकोनॉमी ही मद्य बेचने पर है। ठीक है, या दुधारू नस्लों को बढ़ावा देना है, उनके हत्या को रोकना है, गोवध को निषेध करना है, और दूसरी तरफ मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बहुत सारे आप जो देखेंगे प्रोविजन वो नैतिक किस्म के हैं, जिनको राइट्स नहीं बनाया जा सकता था, फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया जा सकता था। ठीक, ये भी एक बड़ा अंतर है। अंतर हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से करेंगे अभी। तो यही कह रहा है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ये पहला पॉइंट। यहां सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात होती है, यानी जब भी लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात होती है, डीपीएसपी के सारे प्रोविजंस जो हैं
वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रोविजन करते हैं। ठीक, अब दोनों में एक बड़ा अंतर यह भी है कि आप देखेंगे, मैंने कहा था कि ज्यादातर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेगेटिव किस्म के हैं, नकारात्मक किस्म के हैं। नकारात्मक किस्म के होने का मतलब है कि राज्य को रोकते हैं कि राज्य ये नहीं करेगा। जबकि डीपीएसपी में देखेंगे कि ज्यादातर जो डीपीएसपी में, मैं सारे ही डीपीएसपी राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो ये पॉजिटिव किस्म के हैं। ठीक है, ये सकारात्मक किस्म के अधिकार हैं, जबकि जो फंडामेंटल राइट है वहां राज्य को रोका जा रहा है, तो वो नकारात्मक किस्म के अधिकार है। तो ये भी एक मेजर अंतर। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सारे प्रोविजन आपको कहां मिलेंगे? डीपीएसपी में। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी हो जो चुनाव लड़ने जाती है, उसके मैनिफेस्टो को अगर उठा देंगे, उसके घोषणा पत्र को उठा देंगे, तो ज्यादातर चीजें आपको कहां से मिलेंगे? डीपीएसपी के भीतर जो चीजें दी गई हैं उसी को हासिल करने की कोशिश अभी हम कर रहे हैं। राज्य कोशिश कर रहा है, उसका वादा नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है। तो जितने भी मैनिफेस्टोज हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, महिलाओं की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस की बात कर रहे हैं, मजदूरों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, आय का संकेंद्रण ना हो जाए इसकी बात कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हम मद्यपान निषेध की बात अगर कर रहे हैं, लिकर बैन जिन राज्यों में हो रहा है, ये सब कहां से आ रहे हैं? ये सब डीपीएसपी से आ रहा है। अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन का स्तर ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ डीपीएसपी के प्रोविजन से मोटिवेटेड है। मैनिफेस्टो उठाइएगा, बिजली इतने यूनिट फ्री कर दिया गया है, पानी पर इतने पर चार्ज नहीं लगेगा, स्वच्छ पानी की बात कर रहे हैं। ये सब कहां से आ रहा है? ये सब राज्य को क्या हासिल करना है। इसलिए आर्टिकल 37 डीपीएसपी का कहता है कि जो डीपीएसपी है, भाग 4 है, ये गैर प्रवर्तनीय होते हुए भी शासन में मूलभूत है और राज्य का कर्तव्य है कि अपनी पॉलिसी बनाते समय इसका इस्तेमाल करे, इसको पूरा करने की कोशिश करे। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां दिखती है? डीपीएसपी में दिखती है। संविधान का दर्शन जो हमने देखा प्रियम्बल में दिखता था, वो दर्शन और एलोबरेटेड तरीके से डीपीएसपी वाले पार्ट में दिखता है। वहां तो एक एक वर्ड में हमने दर्शन देख लिया ना, कि समाजवाद, लेकिन समाजवादी जो क्लॉज हैं कि राज्य को समाजवाद हासिल करने के लिए क्या क्या करना है, समाजवादी रुख क्या अख्तियार करना है, वो क्लॉज आपको मिलेंगे। यहां समान कार्य के लिए समान वेतन देना है, मुफ्त विधिक सहायता की व्यवस्था करनी है, ट्रेड यूनियंस को देना है अधिकार, पंचायतों का गठन करना है। अब तो पंचायत चलिए संवैधानिक स्टेटस हो गया उसका, लेकिन उस समय तो नहीं था। इसी तरीके से 2011 में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात की गई। तो संविधान का दर्शन आपको यहां मिलता है। 3 कैटेगरी में हम देखते हैं, आगे देखेंगे हम कि समाजवादी दर्शन भी मिलता है। समाजवादी जो क्लॉज हैं, जो समाजवाद की तरफ झुके हैं, वो भी दिखते हैं। गांधीवादी भी दिखते हैं। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, गांवों के बारे में बात करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, उनको मजबूत करना, मद्यपान निषेध की बात करना, गोवध निषेध की बात करना, हरिजन आर्टिकल 46 SC ST की बात करता है। ठीक है, गांधी जी भी उनको क्या कहते थे? हरिजन कहते थे, उनके उत्थान की बात करते थे। तो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित क्लॉज भी आपको मिलेंगे। आधुनिक उदारवादी भी क्लॉज मिलेंगे, जैसे कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी मिलेगा आपको यहाँ। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करना, ये भी वहां आपको मिलेगा। राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षित रखना, ये भी आपको यहाँ मिलेगा। तो हर तरह के, तीनों तरह के अगर बात करें, समाजवादी, गांधीवादी या फिर उदारवादी, आधुनिक उदारवादी, तीनों किस्म के प्रोविजन आपको डीपीएसपी के भीतर मिलेंगे। संविधान की आत्मा कहा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ग्रेनविल ऑस्टिन, जिन्होंने भारत के पॉलिटी पर काफी काम किया है, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए, विशेषताओं की बात करें तो भाई राज्य की नीतियां और कानून बनाने के लिए ये निर्देश हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और मैंने आपको बताया कि 37 आर्टिकल जो है वो कहता है कि ये गैर प्रवर्तनीय होते हुए भी शासन में मूलभूत हैं। तो गैर प्रवर्तनीय होते हुए भी
शासन में मूलभूत हैं, शासन में मूलभूत हैं, और राज्य को अपनी पॉलिसी बनाते समय इनका ध्यान रखना है। तो ये राज्य की नीतियां और कानून बनाने के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, निर्देश की तरह हैं। राज्य को अपनी पॉलिसी बनाते समय, नीति बनाते समय इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, इन डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। इन डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए राज्य ये हासिल करेगा, करना चाहता है, एस्पिरेशन है राज्य के लिए। और वो सारे एस्पिरेशन भरे हुए हैं कहां पर? भाग 4 में। अंबेडकर ने कहा कि 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के समान है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1935 के एक्ट में था, ये भी इंस्ट्रक्शंस थे। ब्रिटिश जो इंडिया में गवर्न कर रहे थे उनकी सरकार के लिए इंग्लैंड से इंस्ट्रक्शंस जो आते थे, वैसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है हमारा डीपीएसपी, जिसमें बताया गया है कि ये निर्देश आपको पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का एक मकसद है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब आदर्शों को साकार करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए डीपीएसपी में प्रोविजन है। आर्टिकल 37 गैर न्यायोचित लेकिन मूलभूत सिद्धांत हैं। इस पर खूब सवाल भी पूछा जा सकता है, और नॉन एग्जीक्यूटरी हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, खुद से लागू होने वाले नहीं हैं, ये लागू करने पड़ते हैं, इसके लिए प्रोविजन करना पड़ता है। आप भाषा में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में कह रहा है राज्य विभेद नहीं करेगा, मैक्सिमम में क्या कह रहा है, राज्य इस मामले में विभेद नहीं करेगा, नागरिकों को वंचित नहीं करेगा, रोकता है राज्य को कि भाई वंचित नहीं करोगे। और डीपीएसपी क्या कहता है, राज्य कोशिश करेगा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करे। राज्य हर जगह कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अब सवाल यह है कि भाई प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया इसको? जब संविधान बन रहा था तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे आर्टिकल 21 की व्याख्या को, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया है, डीपीएसपी के ही प्रोविजंस को धीरे धीरे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में इंप्लीमेंट कर दिया है, आर्टिकल 21 का विस्तार करके। ठीक है भाई, स्वास्थ्य की बात तो डीपीएसपी में की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य भी आपका अधिकार हो सकता है, ये फंडामेंटल राइट्स का विस्तार हुआ। सोना भी आपका अधिकार हो सकता है, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इतना विस्तार दिया गया। ये सब विस्तार का रूट वही है डीपीएसपी, जो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो का रूट है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उसी समय क्यों नहीं कर दिया गया एनफोर्सेबल? इसलिए क्योंकि उस समय संसाधनों की भरपूर कमी थी। और आप हमेशा देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए संसाधन नहीं लगते। जैसे आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई, इसमें राज्य का संसाधन खर्च नहीं होता, लेकिन अगर शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो राज्य को संसाधन देना पड़ेगा। और अब धीरे धीरे जब इंडिया डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहा है, विकास के चरणों को पूरा कर रहा है, तो देखिए पहले आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा देने की कोशिश करेगा राज्य, ये लिखा हुआ था। और क्या हुआ फाइनली, उसको 21A बनाकर फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब कोशिश नहीं करेगा, अब देना ही है, अगर नहीं दीजिएगा तो वायलेशन हो जाएगा और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बाध्यता हो गई राज्य की। लेकिन अब हमारे पास उतने संसाधन हैं, तो क्या होता है फिर, डीपीएसपी के प्रोविजंस दिखने लगते हैं, धीरे धीरे आपके राइट्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, आजीविका का अधिकार मिलेगा तो खर्च होगा, पैसा खर्च होगा। आजीविका बढ़ाने की कोशिश करनी है तो पैसा खर्च नहीं होगा उसमें, आजीविका बढ़ाने की कोशिश करनी है तो पैसा खर्च होगा उसमें। अब ये कब राइट बनेगा, जब विकास के चरणों को हम पूरा करेंगे, हमारा देश पूरा करेगा। तो एक तो बड़ी दिक्कत थी कि उस समय हमें पता था कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, क्योंकि भारत अभी न्यू बॉर्न कंट्री था, और न्यू बॉर्न कंट्री होने की वजह से अभी हमारे पास रेवेन्यू सोर्सेज नहीं थे। हम तो 200 साल से गुलामी कर रहे थे ना, हमारा अपना कोई रेवेन्यू सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था, हमें सब कुछ अभी शुरू करना था, नए सिरे से देश को आगे बढ़ाने की सोचना था। भूखमरी, गरीबी, निरक्षरता हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी। और संसाधन तो खर्च करते ही हम, लेकिन राइट्स देकर संसाधन को खर्च करने की बाध्यता नहीं पाल सकते थे। तो इसलिए संसाधनों की कमी ऐसी थी जिसके लिए
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हासिल करने की आकांक्षा रखी गई, उसको बाध्य नहीं किया गया राज्य को कि करना ही करना है। दूसरा, आप देखेंगे ज्यादातर जो डीपीएसपी के प्रोविजन हैं वो आदर्शवादी किस्म के हैं। अगर आदर्शों को लागू करना हो तो उसके लिए एक, लोगों को परिपक्व होना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम को परिपक्व होना पड़ेगा। आज भी आप हमारे यहाँ देख रहे हैं कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। आज भी देख रहे हैं कि समाज में भेदभाव एक बड़ी समस्या है। आज भी देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति सामाजिक तौर पर उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। इतने साल बाद भी 75 साल बीत गए हैं। अगर आदर्शों को राइट्स बनाने हैं तो आपके समाज को परिपक्व होना पड़ेगा, और सिर्फ समाज नहीं, आपकी सरकार को भी परिपक्व होना पड़ेगा, पॉलिटिकल पूरे सिस्टम को परिपक्व होना पड़ेगा। करप्शन जैसी चीजों से अगर हम आज तक लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम परिपक्व नहीं, मैच्योर नहीं। तो एक तो परिपक्वता की कमी, दूसरा नैतिक किस्म के जो आदर्श हैं उन्हें राइट्स बनाने में समझदारी नहीं थी। जैसे मद्यपान निषेध। अब मद्यपान निषेध को अगर राइट बना देंगे तो ऑब्वियसली इंडिया में कभी भी अल्कोहल का कारोबार नहीं हो सकता, और अल्कोहल का कारोबार सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्सेज में से एक है। जैसे मांस के एक्सपोर्ट में भारत की एक का बहुत बड़ा मार्केट है, भारत खुद भी एक बड़ा मार्केट है, और भारत एक्सपोर्ट के मामले में भी ठीक ठाक एक्सपोर्ट करता है। तो जो नैतिक आदर्श हैं उनको निर्देश में रखना ही समझदारी थी, अधिकार बनाना समझदारी नहीं थी। और अगर ऐसा कर दिया जाता तो कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ हो जाता। जैसे शुरुआती कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, और डीपीएसपी में प्रोविजन क्या था कि हम धन का संकेंद्रण नहीं होने देंगे, हम संसाधनों को सबके बीच में सामूहिक तौर पर उनका उचित बंटवारा हो, इसका ख्याल रखेंगे, आय की असमानता नहीं होने देंगे। अब सीधा कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरफ आप कह रहे हैं संपत्ति का मौलिक अधिकार है, तो भाई किसी के पास 50,000 एकड़ जमीन है उसका मौलिक अधिकार है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल हो कि सबको फायदा मिले उसका, तो कैसे होगा? एक आदमी ही लेके बैठा हुआ है पूरे शहर की जमीन। तो भूमि सुधार कानून भी ले आने थे, हदबंदी भी करनी थी, चकबंदी भी करनी थी। कहना था कि भाई तुम 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है तुम्हारा वो सरकार एक्वायर कर लेगी और बांट देगी लोगों के बीच में, जरूरतमंदों के बीच में। तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था। तो एक सीधा एग्जाम्पल तो उस कॉन्फ्लिक्ट का है ही, बाद में आर्टिकल 31 हट गया तो वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ। लेकिन और भी कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे एक तरफ आप कह रहे हैं मद्यपान निषेध है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको हर तरह की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है भाई, आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता दी गई है किसी तरह का व्यापार करने की, किसी तरह का कारोबार करने की, और मद्यपान निषेध कर दिए, और मद्य का ही तो करना है व्यापार, मेरा मन है, मेरी स्वतंत्रता है, हम शराब का ही व्यापार करना चाहते हैं, शराब का ही कारोबार करना चाहते हैं, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है। और दूसरी तरफ आर्टिकल 47 क्या कहता है? मद्यपान निषेध की बात करता है। तो कैसे करेंगे व्यापार, कैसे करेंगे कारोबार? तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट जो हो रहा है, अगर दोनों को आप जस्टिसिएबल बना देंगे तो सोचिए कैसा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ऐसे भी टकराते रहे हैं, पूरे जो जजमेंट्स हैं सब इसी पर रहे हैं। अगर दोनों जस्टिसिएबल होंगे, जो दोनों न्यायोचित होते, तो फिर तो अदालतों के सामने बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाती, किसको अपर हैंड देंगे। और संविधान अपर हैंड देकर नहीं चलता। ठीक है, संविधान के प्रोविजंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो ये है कि प्रवर्तनीय क्यों नहीं। आगे बढ़े उससे पहले 31 जनवरी तक आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो फिर 26 जनवरी वाले सेल को आगे बढ़ाया गया है, और 77% तक इस समय ऑफ है, और डबल वैलिडिटी कर दी गई है। अमृत लाइफ कोड यूज करके आप एडमिशन ले सकते हैं 31 जनवरी तक, जो रिसेंट बैच है। 27 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 28 और 26 के लिए भी बैच है, आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा? एडमिशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां जाकर चीज़ों को समझिए, पढ़िए और एडमिशन लीजिए। अब सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ हैं संविधान में?
देखिए, एक तो आपको पता है कि भाग 4 में है, ठीक है, तो भाग 4 में तो नीति निर्देशक हैं ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन नीति निर्देशक क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं। तो संविधान में और जगह भी देखते हैं, जैसे आपने आर्टिकल 335 पढ़ा था, जब अनुच्छेद 335 आपने पढ़ा था तो भी मैंने बताया था कि सरकारी सेवा और पदों के लिए नियुक्तियां करने में एससी और एसटी के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के साथ विचार किया जाएगा। यह भी राज्य को एक निर्देश है। तो भाग 4 के बाहर भी कुछ निर्देश दिखते हैं, जैसे कि आर्टिकल 335, आर्टिकल 350 का क जो कहता है हर राज्य और स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेगा, तो यह भी राज्य को निर्देश। इसी तरह 351 जो कहता है संघ का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, विकास करे और समृद्धि को सुनिश्चित करे, तो यह भी राज्य को एक निर्देश है। तो सिर्फ भाग 4 में ही डीपीएसपी के तत्व नहीं दिखते, डीपीएसपी भाग 4 में है, कंपाइल किया हुआ है, कोडिफाई किया हुआ है, लेकिन उसके बाहर भी ये जो आर्टिकल्स हैं ये उसी नेचर के हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नेचर के ही हैं, जिसमें आर्टिकल 335 जो कहता है एससी एसटी के दावों का जब नौकरियों में करेंगे उस दावों का इस्तेमाल, तो ध्यान रखना होगा कि प्रशासन की दक्षता ना बिगड़े। आर्टिकल 350 का कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करना है। और 351 कहता है कि हिंदी जो है उसका प्रसार करे, यह संघ का कर्तव्य है, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे, उसकी समृद्धि बढ़ाए, उसको मौका दे बढ़ने का, बढ़ावे उसको। तो ये हो गई बात। अंतर मैंने पहले भी बताया था, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या अंतर है। तो ज्यादातर मूल अधिकार जो हैं वो राजनीतिक किस्म के हैं, जबकि निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक अधिकार ज्यादा है। मूल अधिकार निषेधात्मक हैं, नकारात्मक किस्म के हैं, रोकते हैं राज्य को, जबकि निदेशक तत्व राज्य की सकारात्मक बाध्यता को दर्शाते हैं, उनकी सकारात्मक भूमिका को कहते हैं राज्य कोशिश करे इस बात के लिए, यह हासिल करना है, इसके लिए राज्य कोशिश करेगा। जबकि फंडामेंटल राइट कहते हैं कि राज्य इस काम को नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा, ठीक है। मूल अधिकारों का दायरा ऑब्वियसली सीमित है, जबकि निदेशक तत्वों का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, निदेशक तत्व गैर प्रवर्तनीय हैं, ये सब पहले ही आप समझ चुके हैं। प्रवर्तनीय गैर प्रवर्तनीय का मतलब सीधी सी बात है, फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं और डीपीएसपी वायलेशन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब आज ये भाग 4 में कब कब संशोधन हुआ ये भी देख लेते हैं। भाग 4 में संशोधन, इसको याद रखिए रीजनिंग से, 39 का क प्लस 4 कर दीजिए, 43 का क प्लस 5 कर दीजिए, 48 का क, ये तीनों हुए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। 39 का क में कहा गया है मुफ्त विधिक सहायता सबको दी जाएगी, मुफ्त विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। 43 का क ट्रेड यूनियंस के बारे में बात करता है, ट्रेड यूनियन। और 48 का क ये बात करता है पर्यावरण को संरक्षित रखने और वन्य जीवों को संरक्षित रखने के बारे में। ये तीनों ही आर्टिकल जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको आप मिनी संविधान कहते हैं, उसके थ्रू। एक 43 का ख भी है, ये जोड़ा गया है जिसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात की गई है, सहकारी समिति, ये जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से। तो ये मेजर चेंजेस हो गए जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 3 हुए, 39 का, 43 का और 48 का, और 43 का ख 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से जोड़ा गया। तो बदलाव ये समझ में आ गया आपको।
इसके अलावा क्या बदलाव हुआ है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से अनुच्छेद 38 की भाषा बदली गई, भाषा में परिवर्तन किया गया। इस पर ज्यादा जोर नहीं देना है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं। लेकिन 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, विषय वस्तु। आगे सब समझ में आएगा। अनुच्छेद 45 तो आपको पता है, यह विषय वस्तु क्यों बदली गई थी? हमने आर्टिकल 21 का क पढ़ा था और पढ़ा था कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से जो 45 वाली बात थी उसको आर्टिकल 21 क में फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और यह दरअसल 6 से 14 साल के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। जब ये 6 से 14 साल वाले बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को राज्य कोशिश करेगा से हटा के इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो इसकी विषय वस्तु को बदल के यहां 6 साल तक के बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड केयर को रखा गया, 6 साल तक के बच्चों को, तो चेंज हो गया। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनकी प्राथमिक शिक्षा को यहां पर रखा गया, चेंज हो गया विषय वस्तु, क्योंकि 6 से 14 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से क्या किया गया? फंडामेंटल राइट में बदल दिया गया। तो ये भी बदलाव हो गया। तो यही भाग 4 में महत्वपूर्ण बदलाव है। 39 का क, 43 का, 48 का ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। 43 का ख जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से आर्टिकल 45 की भाषा चेंज कर दी गई। ठीक, क्लियर है? अब आ जाइए, अब एक कॉम्प्रिहेंशन और एक कहानी हम पढ़ेंगे और इसको याद कर लेंगे। अगर आप याद कर पाए तो आपको डीपीएसपी हमेशा के लिए सारे आर्टिकल वाइज याद हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अभी हम सिर्फ कीवर्ड्स देखेंगे इसमें, और बाकी सारी चीज़ें हम कब देखेंगे? जब हम पढ़ेंगे क्लॉज बाय क्लॉज, आर्टिकल बाय आर्टिकल। तो देखिए, एक कॉम्प्रिहेंशन है, और कॉम्प्रिहेंशन समझ लीजिए क्या कहता है। ये कॉम्प्रिहेंशन कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या है, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय न होकर भी देश के शासन में मूलभूत है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाता है ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। राज्य आय, अवसर, सुविधा की असमानता को खत्म करने के लिए 6 नीतियां बनाता है। आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधन, धन का केंद्रीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, लोगों के प्रतिकूल रोजगार से बचाना और बच्चों को स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधा देना ही राज्य के कार्य हैं। यहां तक कि राज्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी देता है। ये एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन है। क्यों बनाया गया है? अगर ये कॉम्प्रिहेंशन याद हो गया तो आप आर्टिकल वाइज और जब पढ़ लेंगे तो फिर दोहरा लीजिएगा तो ठीक से याद हो जाएगा। कह रहे हैं कि पूछ रहा है राज्य की परिभाषा क्या है। आर्टिकल 36 में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है। वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स के लिए थी। भाग 3 के लिए जो 12 में बताया गया है, 36 में यही बताया गया है कि डीपीएसपी के लिए भी राज्य की परिभाषा वही है, लेकिन 36 राज्य की परिभाषा के लिए बात करता है। फिर कह रहा है कि राज्य की परिभाषा क्या है? वह न्यायालय में प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत है। आर्टिकल 37 कहता है कि गैर न्यायोचित होते हुए भी डीपीएसपी भाग 4 ये शासन में मूलभूत है। राज्य को अपनी पॉलिसी बनाते समय इसका ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 37 है। फिर कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाता है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, आर्टिकल 38, ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। ठीक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई 38 के 1 में। आय, अवसर, सुविधा की असमानता को खत्म करने के लिए, तो आय, अवसर, सुविधा की असमानता को खत्म करने के लिए 38(2) में आय, अवसर, सुविधा की असमानता की बात की गई। 38 के 2 में 6 नीतियां बनाता है।
6 नीतियां बनाता है, ये बताया गया है 39 में। और 39 में जो 6 नीतियां हैं वो 39 के क से लेकर 39 के च तक हैं। ठीक, ध्यान रखिए, अभी जो हमने देखा 39 क, वो इस 39 के क च से बाहर एक और 39 ए बनाया गया है जिसमें मुफ्त विधिक सहायता है। ठीक, 39 का क से च, इसका जो क है वो मुफ्त विधिक सहायता वाला नहीं है, इसके अलावा एक और 39 क है जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। तो 39 में 6 नीतियां बताई गई। आजीविका के पर्याप्त साधन 39 का क, भौतिक संसाधनों का इस तरह से वितरण करना है कि सामुदायिक हित में हो 39 का ख, धन का केंद्रीकरण न हो 39 का ग, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले 39 का घ, लोगों को प्रतिकूल रोजगार से बचाया जाए, ऐसे रोजगार में न लगाया जाए कि उनकी दशा खराब हो 39 का अंग, और बच्चों को स्वस्थ विकास का अवसर देना 39 का च, और राज्य के कार्य हैं, यहां तक कि राज्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी देता है। तो निःशुल्क विधिक सहायता ये जो अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था 39 ए वो है। तो इस कॉम्प्रिहेंशन से आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं, 36 से लेकर 39 ए तक। ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 4 बार कॉपी पर लिखिएगा, याद हो जाएगा। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36, वह न्यायालय में प्रवर्तनीय न होकर भी देश के शासन में मूलभूत है आर्टिकल 37। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाता है आर्टिकल 38(1), ताकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो सके। ठीक है, 38 का 2, राज्य आय अवसर सुविधा की 38 का 1, राज्य आय अवसर सुविधा की असमानता को खत्म करने के लिए 38(2) 6 नीतियां बनाता है। ठीक है, 6 नीतियां बनाता है, 39 में 6 नीतियां हैं। आजीविका के पर्याप्त साधन 39 का, भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण इतना ना हो जाए कि सामुदायिक हित में संकेंद्रण, भौतिक संसाधनों का बंटवारा सामुदायिक हित में हो 39 का ख, धन का केंद्रीकरण न हो 39 का ग, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का घ, लोगों को प्रतिकूल रोजगार से बचाना 39 का अंग, बच्चों को स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधा देना ही राज्य के कार्य हैं 39 का च, और यहां तक कि राज्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी देता है 39 का ए, जो कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये है कॉम्प्रिहेंशन। अभी हम सिर्फ कीवर्ड्स देख रहे हैं, याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी जब पूरा पढ़ेंगे तो ये पूरी बात समझ में आने लगेगी। एक कहानी भी है। मेरे गांव में 40 की उम्र के बाद लोग बुढ़ापा, बीमारी, अक्षमता और बेरोजगारी से डरने लगते हैं। काम की उचित दशाएं उन्हें नहीं मिलती, यहां तक कि महिलाओं को प्रसूति अवकाश तक नहीं मिलता। इसलिए लोग निर्वाह मजदूरी पाने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित कर लेते हैं, ट्रेड यूनियन और सहकारी समिति ज्वाइन करते हैं, यूसीसी में जाकर 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर करते हैं। एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग के लोग शराबबंदी और गोवध निषेध कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तथा कृषि और पशुपालन करते हैं। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक के पास वाले पार्क में बैठकर चर्चा करते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों से अलग वे दुनिया भर में शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। अगर आप याद करने में कैपेबल हैं तो याद कर लीजिए, सारा डीपीएसपी इन्हीं दोनों में है। मेरे गांव में 40 की उम्र के बाद, गांव में 40 पंचायती राज की बात करता है आर्टिकल 40। लोग बुढ़ापा, बेरोजगारी, अक्षमता और बेरोजगारी से डरने लगते हैं। अशक्तता, बुढ़ापा, बीमारी, अक्षमता, बेरोजगारी की स्थिति में आर्टिकल 41
राज्य को कहता है कि इन स्थिति में राज्य सहायता के लिए क्या करेगा। काम की उचित दशाएं उन्हें नहीं मिलती, यहां तक कि महिलाओं को प्रसूति अवकाश तक नहीं मिलता। प्रसूति अवकाश आर्टिकल 42। इसलिए लोग निर्वाह मजदूरी पाने के लिए कुटीर उद्योग आर्टिकल 43, निर्वाह मजदूरी पाना और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना आर्टिकल 43। ट्रेड यूनियन और सहकारी समिति ज्वाइन करते हैं। ट्रेड यूनियन आर्टिकल 43 का क, सहकारी समिति आर्टिकल 43 का ख। यूसीसी में जाकर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर करते हैं। 6 साल तक के बच्चों को पढ़ना, प्राथमिक शिक्षा उनकी और अर्ली चाइल्डहुड केयर आर्टिकल 45। एससी एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए प्रोविजन, उनके उत्थान का प्रोविजन आर्टिकल 46। एससी एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग के लोग शराबबंदी आर्टिकल 47 और गोवध निषेध कार्यक्रम में 48 में हिस्सा लेते हैं। कृषि और पशुपालन करते हैं। ठीक। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक के पास पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा 48 का क, जो अभी अभी हमने देखा। राष्ट्रीय स्मारक के पास राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा आर्टिकल 49। पार्क में बैठकर चर्चा करते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों से अलग, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग रखना आर्टिकल 50। वे दुनिया भर में शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। यह है आपका कॉम्प्रिहेंशन और कहानी, जिसमें पूरा 36 से लेकर 51 तक सब कुछ आपको मिल जाएगा। घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं, इसको पढ़कर आप कीवर्ड्स जान सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके भीतर। ठीक है, जब हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे तब जाकर ये लास्ट में फिर से पढ़िएगा तो आपको सब कुछ बात समझ में आएगी। तो आज इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।